मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आगरा में जाटों का राज। आगरा के इतिहास की जब कभी चर्चा होती है तो उसमें मुगलों और अंग्रेजों का खास तौर से उल्लेख होता है। उन्हीं की उपलब्धियों, उन्हीं की जातियों पर प्रकाश डाला जाता है। लेकिन आगरा में जाटों ने भी शासन किया करीब 14 साल। यही नहीं, करीब 100 साल मुगलों की जातियों से उन्होंने लोहा लिया। इसका जिक्र नहीं होता है। जाट शासकों ने यहाँ के जनता की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए और भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए काफी कुछ किया, बलिदान दिए। ऐसा इस तरह के चिन्ह अभी भी आगरा में जगह जगह पे हैं जो उनकी यशोगाथा का बखान करते हैं। जाट राजाओं ने अपने कर्म पर भरोसा किया, कर्म किया, यशोगाथा पर ध्यान नहीं दिया। उसी का परिणाम है कि उन्होंने जो कुछ किया उसको स्थान इतिहास में उस तरह नहीं मिल पाया। जाटों में सबसे प्रतापी राजा रहे महाराजा सूरजमल। सूरजमल बहुत ही बहादुर, संवेदनशील, जनप्रिय राजा थे। उन्हें केवल हिंदू कहना उनके साथ न्याय नहीं है। वो सच्चे अर्थों में भारतीय थे। उन्होंने मस्जिदें नहीं तोड़ी, किसी दूसरे धर्म के किसी धार्मिक स्थल को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। सदाशिव भाऊ पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध से पहले जब उनसे मिले तो ये शिकायत की कि मथुरा में आपका शासन है, ये मस्जिद अभी तक क्यों नहीं तोड़े। महाराजा सूरजमल ने कहा कि अभी हमारा शासन है, यदि इनका शासन आया तो हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, तब आपको कैसा लगेगा। वह बहुत दूरदृष्टा थे, गहरी सूझबूझ थे, उन्हें शासन करना आता था। वो लुटेरे नहीं थे। इतिहासकारों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का, यदि महाराजा सूरजमल की सलाह मानी गई होते सदाशिव भाऊ को, जो उन्होंने सलाह दी थी उसे उन्होंने नहीं माना। यदि उनकी सलाह को माना होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और होता। पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली से जो पराजय का मुंह देखना पड़ा था, वैसा नहीं होता। महाराजा सूरजमल का शासन राजस्थान में मेवाड़, रेवात, भरतपुर, धौलपुर के अलावा हरियाणा में रोहतक, गुरुग्राम तक था। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी के अलावा मेरठ तक था। आगरा में कब्जे के लिए उन्होंने सन 1738 में सबसे पहले अपने भरतपुर के निकट के आगरा के 23 गांवों पर कब्जा किया था। चूंकि मराठे आगरा को कब्जे में करने के लिए पहले से मंसूबा बांधे हुए थे,
यहीं से मराठों में और जाट राजाओं में मनमुटाव पैदा हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में मराठों ने जनवरी 1754 में भरतपुर जिले के कुंभेरगढ़ किले का घेरा डाल दिया। वो जाटों को बजा चखाना चाहते थे। कई महीनों ये युद्ध चला। इसमें मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव की हत्या कर दी गई। मराठों को अपने कदम वापस लेने पड़े। यही नहीं, मराठों ने इस युद्ध में हुए समझौते में यह वादा किया कि हर्जाने के तौर पे वह 3 साल में 30 लाख रुपए महाराजा सूरजमल को देंगे। सूरजमल की बढ़ती हुई ताकत को कंट्रोल करने के लिए 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा में हमला किया, मंदिरों को तोड़ा, लूटपाट की। वो आगरा में भी लूटपाट करना चाहता था, लेकिन महाराजा सूरजमल की ताकत के सामने उसे लौटना पड़ा। उस समय महाराजा सूरजमल ने उससे टक्कर ली थी। आगरा में महाराजा सूरजमल का कब्जा 1761 में हुआ। उन्होंने सबसे पहले बलराम नाम के सेना नायक को 4000 सैनिकों के साथ 3 मई 1761 को आगरा किले पे कब्जे के लिए भेजा। सूरजमल खुद अलीगढ़ और जलेसर को कब्जे में करने के बाद 4 जून 1761 को आगरा पहुंचे। तब तक किला उनके हाथ में नहीं आया था। सूरजमल ने जो दुर्ग रक्षक थे उनके परिवारजनों को बंधक बना लिया। इससे दुर्ग रक्षक दबाव में आ गए और इस तरह 12 जून 1761 को आगरा किला राजा सूरजमल के हाथों में हो गया। इतिहासकारों के अनुसार आगरा किले में सूरजमल को 50 लाख रुपए और भारी मात्रा में जेवरात मिले। इन्हें लूटकर उन्होंने भरतपुर और डीग के किले में भिजवा दिया। यही नहीं, उन्होंने ताजमहल में मुमताज की कब्र के चांदी के दरवाजे को भी उखड़वा लिया। लेकिन मेरी बात यह समझ में नहीं आती, इतिहासकारों ने जिस तरह उसे लुटेरे के रूप में चित्रित किया गया है, जब किला और ताजमहल महाराजा सूरजमल का हो चुका था तो उसे लूटपाट करने की क्या जरूरत थी? उसे यह सारा सामान रुपए पैसे भरतपुर या डीग भिजवाने की क्या जरूरत थी? जब आगरा से उसे शासन करना ही था, उसने किया, तो क्या यहां शासन करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं थी? महाराजा सूरजमल की 1763 में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद उनके बेटे जवाहर सिंह ने सत्ता संभाली। जवाहर सिंह बहुत काबिल राजा थे। उन्होंने पश्चिमी ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित कराया। आगरा में पशुवध पर रोक लगाई। जामा मस्जिद जो शाहजहां की बहन जहां आरा ने बनवाई थी, उसके नीचे दुकानें खुलवाई। जिन दुकानों में आज आगरा का प्रमुख कपड़ा मार्केट है,
वह राजा जवाहर सिंह की देन है। 1768 में जवाहर सिंह की उसी किले में मृत्यु होने के बाद में उनके भाई रतन सिंह ने सत्ता संभाली। किले में जिस रतन सिंह के मंदिर का उल्लेख किया जाता है, वो मंदिर रतन सिंह ने बनवाया था। वहीं पर रतन सिंह की हवेली भी है, उसके अवशेष अभी भी मौजूद है। रतन सिंह केवल 1 साल शासन कर सके। इसके बाद उनके नाबालिग पुत्र केरी सिंह को गद्दी पे बैठाया गया। केरी सिंह के संरक्षक हंसा जाट बनाए गए। किले के मिलिट्री के कब्जे वाले हिस्से में कैंटीन के सामने हंसा जाट की हवेली अभी भी मौजूद है। इनके बाद नवल सिंह गद्दी पे बैठे। यमुना पार नवलगंज के नाम से जो मोहल्ला है वो इन्हीं नवल सिंह के नाम पे है। नवल सिंह की 1775 में दीग के किले में मृत्यु हो गई। इनके बाद रणजीत सिंह ने सत्ता संभाली। रणजीत सिंह ने उन क्षेत्रों को फिर से कब्जे में ले लिया जो नवल सिंह के हाथ से निकल गए थे। इसके बाद महाराजा के आदेश पे आए नजफ खान ने आगरा किले पे फिर से कब्जा कर लिया। इस 14 साल के शासन काल में जाट राजाओं ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। ये कृष्ण के प्रेमी थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी। इन्होंने श्री कृष्ण और दाऊ जी के कई मंदिर बनवाए। इनमें सदरभट्टी, बेलनगंज, किनारी बाजार, मोती कटरा और बलका बस्ती के मंदिर प्रमुख हैं। बलका बस्ती के राजा जी के मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह महाराजा सूरजमल की पत्नी रानी किशोरी ने बनवाया था। जगदीशपुरा के पास जो किशोरपुरा है उसी किशोरी देवी के नाम पे कहते हैं। किशोरपुरा में रानी का महल था और मंदिर भी था। आगरा की पॉश कॉलोनी भरतपुर हाउस में कभी भरतपुर हाउस नाम की एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में आज़ादी के बाद मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से लेकर तमाम सरकारी कार्यालय चले। सेंट जॉन्स के पास राजा सूरजमल के नाम से विद्यालय भी है, अभी भी संचालित है। जाट राजाओं ने प्रशासन की दृष्टि से आगरा को 5 तहसीलों में बांटा था। उनमें लोहा मंडी, मलपुरा, नाहरगंज, कराहड़ा और शमशाबाद। लोहा मंडी प्रमुख तहसील थी, उसे सदर तहसील ही माना जाता था। ये तो रहा जाट राजाओं का शासनकाल। लेकिन इससे पहले जाटों ने मुगलों की सत्ता से लोहा लिया, मुगलों के अत्याचारों का विरोध किया। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ मथुरा में जाटों का जो संगठित विरोध हुआ था उसका नेतृत्व गोकुला जाट ने किया था। गोकुला जाट ने 1666 में स्थानीय फौजदार अब्दुल्ला नबी को मार डाला था। इस विद्रोह पर कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब को खुद मथुरा जाना पड़ा और उन्होंने तिलपत के मैदान में जाटों से मोर्चा लिया। दोनों तरफ की लड़ाई में गोकुला जाट को परिवार सहित पकड़ लिया गया। गोकुला को आगरा लाया गया। आगरा में फुब्बारे के पास जहां जौहरी बाजार का डाक खाना है, वहां उस समय मुगलों की कोतवाली हुआ करती थी। सार्वजनिक तौर पर
गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों में दहशत फैले और फिर कोई विद्रोह नहीं कर सके, लेकिन जाट ही नहीं रुके। गोकुला के बाद राजा राम ने विद्रोह का झंडा उठाया। उन्होंने सिकंदरा पे हमला बोल करके अकबर की कब्र को खोदा, उसकी हड्डियों को निकाल करके जलाया। यही नहीं, सिकंदरा को आग भी लगा दी। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद चूड़ामण ने विद्रोह का झंडा उठाया। चूड़ामण के भतीजे बदन सिंह थे और बदन सिंह की दत्तक पुत्र महाराजा सूरजमल, जिनके बारे में मैं अभी बता चुका हूं। ये सारे तथ्य आगरा के जाने माने इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे की पुस्तक तवारीख आगरा, देश के जाने माने इतिहासकार यदुनाथ सरकार की पुस्तक औरंगजेब, बालाजी दुबे की पुस्तक आगरा के मोहल्ले, गजेटियर यूपी आगरा एंड अवध आदि कई पुस्तकों से मिले हैं। उनका बहुत बहुत आभार। मेरा मानना है कि जाट राजाओं ने जो 14 साल में आगरा में बहुत कुछ किया, इस पे गंभीर रूप से शोध किए जाने की आवश्यकता है। उससे उनके बारे में और आगरा के बारे में और काफ़ी अच्छे तथ्य निकल के आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।